मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने डीएससी कोर सेकंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड अर्थात भारत वैश्विक के विश्व में हम भारत की विदेश नीति के संदर्भ में यूनिट 4 को देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत गाइस हम दक्षिण एशिया में भारत के संबंधों को देखेंगे। अर्थात सार्क जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश आते हैं गाइस, उनके साथ भारत के कैसे रिलेशन है, कैसे विवाद के मुद्दे रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने कोऑर्डिनेशन बैठाया, सहयोग किया एक दूसरे के साथ, जैसे लाइक बांग्लादेश हो, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सभी जो भारत के पड़ोसी देश हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आते हैं, और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो इनके साथ भारत के कैसे संबंध हैं। इस यूनिट से गाइस शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको मैं आज कवर करवाने वाली। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है इसमें, जिसके अंतर्गत हमें छोटे छोटे रूप में हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक तरीके से इन देशों के साथ कैसा वो विवाद वाला संबंध रहा है, या किस तरीके से भारत डीलिंग करता है इन्हें। तो इस संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सपोर्टिंग मी। एंड आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में गाइस हम इस तरीके से लिखना है कि भारत जो है वो आज के लिए सबसे बड़ी भारत के आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है उसके पड़ोसी देशों के साथ बिगड़े तेवर को सुधारने की। अर्थात हम जानते हैं कि भारत के जो है सीमा विवाद चलते रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चीन से हो, ना, तो उनके साथ सीमा विवाद चलते रहता है। तो उनके जो नेचर है उसे सुधारने के लिए भारत प्रयत्न करता रहता है और शांति का समझौते पर भी वो विश्वास रखता है। चीन से संबंधों के सामान्यीकरण का दरोमदार जो है सीमा विवाद के हाल पर अधिक निर्भर है। जैसे लाइक मैंने आपको बताया, सीमा विवाद होता है, बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। पाकिस्तान के साथ भी ऐसे सेम केस है। पाकिस्तानी परमाणविक कार्यक्रम चिंता का मामला है, क्योंकि परमाणु की सहायता देता है चीन उसे पाकिस्तान को, तो ये भी एक तरीके से हमारे लिए टेंशन का मामला है। इसे भी नमूना को ही समझा जा सकता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के परस्पर संबंध जो हैं, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी संबंध मधुर हो रहे हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध की अपेक्षा। तो ये भी भारत के लिए एक तरीके से खतरा है, चिंता और विवाद का मुद्दा है। भारत और बांग्लादेश के जैसे लाइक मैंने अभी बताया, उसमें पिछले 20 वर्ष से भी अधिक समय से इनमें भी छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है भारत और बांग्लादेश में। श्रीलंका के भी जो तेवर चढ़े हुए हैं, अर्थात श्रीलंका भी भारत के साथ अब इतने अच्छे बर्ताव नहीं कर रहा जैसे कि वो करता था, क्योंकि तमिलई के वजह से जो सिंघाई भाषा वाले और तमिल भाषा वाले जो विवाद हुआ था गाइस, लाइक हमने 12th क्लास में भी अपना पढ़ा था, जिसके अंतर्गत भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी। तो इसमें श्रीलंका को ऑब्जेक्शन फील हुआ था, इसी से तब से इनमें थोड़ा बहुत तनाव चलता रहा है श्रीलंका और भारत में भी। वैसे तो काफ़ी सहयोग के मुद्दे भी हम देख सकते हैं, हेल्पिंग कंट्रीज़ हैं, मित्र राष्ट्र के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इनमें हम थोड़े बदलते हुए रिश्ते देख सकते हैं अच्छे से, और नेपाल की ओर से भारत को आक्रामक राजनीति बर्दाश्त करनी पड़ती है कभी कभार। तो इस प्रकार हम आगे अपने गाइस छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हुए चलते हैं। भारत और पाकिस्तान संबंध को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला कश्मीर का मुद्दा है। विवाद में कश्मीरी मुद्दा जो विवाद है वो उस पर कश्मीर पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से जारी है ये मुद्दा। जब से आज़ाद हुई है या बंटवारा हुआ है तब से ये मुद्दा चलता आ रहा है कि कश्मीर किसके अंडर में है, अधिक का किसके अंडर में कम है। तो इस तरह के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर दस्तखत भी किए गए थे गवर्नर जनरल के द्वारा माउंटेबन ने 27 अक्टूबर को, जिसको मंजूरी दी गई है। उस क्षेत्र पर विवाद है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्धों और कई अन्य सशस्त्र झड़पों में आगे बढ़ा। यानी कश्मीर मुद्दे को लेकर ही भारत में और पाकिस्तान में कई सारे युद्ध हो चुके हैं, झड़पें होती ही रहती हैं। भारत इस क्षेत्र के लगभग 45% भूभाग को नियंत्रित करता है, यानी 45% को भारत लेता है, जिसमें जम्मू कश्मीर की घाटी, लद्दाख का अधिकांश भाग, सियाचिन ग्लेशियर और इसकी 70% आबादी शामिल है। और पाकिस्तान लगभग 35% भूमि क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी को इंक्लूड है, लाइक बलिस्तान शामिल है, और चीन शेष 20% चीन का भी अधिपत्य वो अपना दिखाता है कश्मीर में, जिसमें भूमि क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जिसमें उपयुक्त चीन क्षेत्र जो है ज़्यादातर निर्जल ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट और डैम चौक सेक्टर का हिस्सा शामिल है। सीमा विवाद देखते हैं गाइस, कश्मीर मुद्दे का सीमा विवाद और अलग अलग अन्य राज्यों के साथ भी भारत जो है
सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ, तो उसके अंतर्गत भी हम विवाद देख सकते हैं। लाइक भारत और पाकिस्तान की सीमाएं 4 कुल राज्यों से होकर गुजरती हैं भारत के, जिनमें पंजाब, गुजरात और राजस्थान के साथ जम्मू कश्मीर राज्य भी शामिल है। पाकिस्तान के साथ गुजरात की जो है गाइस क्रिक नामक सीमा रेखा वो साझा करता है गुजरात के साथ पाकिस्तान, जिसको लेकर विवाद रहता है कि सर क्रिक सीमा जो है वो रेखा न केवल राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, भारत के लिए, बल्कि ये गुजरात राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात इससे बहुत ज़्यादा अटैच है, लिंक है। थर्ड है जल विवाद। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से तंग आकर भारत ने बीते दिनों में सिंधु जल, जो नदी जल है, उस समझौते के तहत भारत के हिस्से में आने वाली नदियों का पानी पाकिस्तान में नहीं देने की बात कही। उसने कहा कि हम पाकिस्तान में जल नहीं देंगे, तो इस तरीके से विवाद का मुद्दा हो गया। सिंधु नदी जो है बल समझौते के मुताबिक एक अपना फोर्स दिखाने के कारण भारत में पश्चिमी नदियों के जैसे लाइक झेलम, चेनाब, सिंधु के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत का करीब 20% अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं पानी का, जिससे सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों में 36 लाख एकड़ फीट पानी जो है गाइस वो स्टोर करने का अधिकार है भारत को, कि इतना पानी भारत ले सकता है। तो एक तरीके से सहयोग की भी बात हो गई। पश्चिमी नदियों के पानी से इसमें भारत 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई भी कर सकता है ना, पानी जब उसे मिल रहा है भारत तो अपने फसलों की सिंचाई कर सकता है। इसके अलावा भारत इन नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है, डैम वगैरह बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। हालांकि भारत उस जो रन ऑफ द रिवर है प्रोजेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल करना होगा भारत को, कि वहाँ से वो पानी पीने के लिए तो इतने दूर से नहीं लगा सकता, तो वहाँ पे वो अपनी परियोजनाएं बना के पैसे जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। अब गाइस हम भारत और बांग्लादेश के संबंध देखते हैं, इंडियन बांग्लादेश रिलेशंस, जिसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत जो है 1971 में हो गई थी, जब भारत ने बांग्लादेश राष्ट्र का समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना भेजी थी, है ना, जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश के भीतर गाइस 1971 में, तो भारत ने बांग्लादेश का सपोर्ट करते हुए शांति सेना भेजी थी ताकि वो बांग्लादेश में शांति करवा सके। इस कारण दोनों के मध्य एक भावनात्मक संबंध बना हुआ, नहीं अच्छा फीलिंग वाला संबंध बना हुआ है। किसी भी देश के लिए आवश्यक होता है कि उसके पड़ोसी देश के साथ उसके रिश्ते जो हैं अच्छे रहें, मजबूत रहें, है ना, ताकि सपोर्टिंग वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। खासकर एशियाई क्षेत्र में जहाँ आतंकवाद के बड़े खतरे हैं, इतना बड़े बड़े टेररिज्म फैल रहा है भारत में, पूरे एशिया के क्षेत्र में, चाहे वो पाकिस्तान की साइड से हो, चीन की साइड से, तो ये सब जो आतंकवाद है, और अफगानिस्तान में भी अब आतंकवादी तालिबान शासक बन चुका है गाइस, लाइक हम करंट में देख सकते हैं। तो इस बड़े खतरे से बचने के लिए हमें सपोर्टिंग कंट्रीज चाहिए होती हैं, हेल्पिंग सपोर्टिंग मित्र राष्ट्र चाहिए होते हैं, तो इनके साथ हमें अच्छे संबंध बनाने चाहिए, जैसे भारत का भी बांग्लादेश अच्छा संबंध ही रहा है वैसे। और कुछ बीते वर्ष में हम दो विवाद भी देख सकते हैं, लाइक कुछ होते हैं, लाइक जल विवाद, भारत के और बांग्लादेश में भी विवाद होते रहे, ऐसा नहीं है कि एकदम ही अच्छे इनके संबंध हो, उतार चढ़ाव चलता रहा है। लाइक 2017 की बैठक में भारत और बांग्लादेश के संबंधों को एक नया आयाम भी दिया गया है, और कुल 11 समझौते करे इन्होंने, और 24 समझौते पर ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए थे 2017 में। अब गाइस सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में देखते हैं, सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। इसमें भारत और बांग्लादेश लगभग 4096 मतलब 0.7 किलोमीटर लंबी है इनकी सीमा एक दूसरे से साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा हम बांग्लादेश के साथ ही साझा करते हैं गाइस, क्योंकि तीनों ओर से बांग्लादेश जो है भारत से घिरा होता है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश के साथ की सीमा जो है किसी भी अन्य पड़ोसी देश से सबसे अधिक है हमारे भारत और बांग्लादेश जो है भूमि सीमा सुरक्षा जो है LBA बांग्लादेश है, तो भी ये है इसलिए बीच में वर्ष 2015 में लागू हुआ था, जो कि 31 जुलाई 2015 को भूभागीय मानचित्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं कि हाँ इतना बॉर्डर इनका है, इतना बॉर्डर भारत का है। तो इन्हीं में से एक समन्वित सीमा प्रबंधन योजना है, जिस पर वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत सीमा पर अवैध गतिविधि, जैसे कहा जाए कि इसमें अवैध मतलब गैर कानूनी भी काम कर रहा है, एक तरीके से अवैध गति के रूप में हम देख सकते हैं। जस्ट लाइक जो सीमा प्रबंधन है उसमें अवैध क्या है गाइस, युद्ध पर अपराधों की जांच करने तथा भारत बांग्लादेश की सीमा पर शांति बनाए रखने हेतु दोनों सीमा सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित प्रयास किए जाते हैं। सेकंड है नदी के पानी का बंटवारा। भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियाँ 54 नदियाँ साझा करते हैं। इस विषय पर एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी JRC भी है, जो कि समझौते का नाम है, जो कि आम नदी प्रणालियों से लाभ को अधिकतम करने के लिए
दोनों देशों के बीच संपर्क बनाए रखने हेतु 1972 से काम कर रहा है और यहाँ JRC जो है वो समय समय पर नदी संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठकें भी करता रहता है कि कैसे हम उससे लाभ कमा सकते हैं और किस तरीके से किसके अंडर में कितनी नदियाँ। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के बारे में भी देखते हैं कि बांग्लादेश और जो भारत है वो किस प्रकार के ट्रेड करते हैं, बिजनेस डीलिंग्स वगैरह करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में पहला व्यापार समझौता हुआ था। भारत और बांग्लादेश व्यापार समझौते की अंतिम बार जो है उनकी अगुवाई 2015 में हुआ था। नवीनीकरण के प्रावधान में होता है, न्यूली थिंग्स हमें बनानी थी, उसके संदर्भ में 5 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 1 दशक में लगातार बढ़ा, यानी 10 सालों में और ज़्यादा इनमें व्यापार से डीलिंग होती रहती है। और वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में भी भारत और बांग्लादेश के मध्य $9.5 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ था। गाइस, अब भारत और श्रीलंका के संबंध देखते हैं, जिसमें तमिल मुद्दा भी है। सबसे पहले जिस लाइक मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि तमिल के जो लोग श्रीलंका में जाकर बस गए या तो उससे उन्हें सिंघई लोगों को ऑब्जेक्शन था, तो इसी संदर्भ में इनमें थोड़ा विवाद भी चलता रहा। श्रीलंका में तमिल मुद्दे के समाधान की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए भारत ने श्रीलंका पर भरोसा जताया कि हाँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे श्रीलंका, ताकि आप शांति बनाए रखें। और भारत ने श्रीलंका में समानता, इक्वलिटी के लिए, जस्टिस के लिए, शांति के लिए और सम्मान हेतु तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने का भी अनुरोध किया है। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप हमारे तमिल लोगों को भी एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो अब उन्हें भी अधिकार और समानता मिलनी चाहिए। सेकेंड है, युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में विकास करने की बात की गई है। श्रीलंका ने भारत से उत्तर और पूर्व में अधिक घर बनाने का अनुरोध किया। उसने कहा कि आप इतने अधिक घर वहाँ भी बना सकते हैं या नहीं बनाना है, जबकि भारत ने अब तक खुद युद्ध प्रभावित क्षेत्रों पर 46,000 घरों का निर्माण करने में मदद की। 46,000 घर बन चुके हैं श्रीलंका में भारत के तमिलों के, जिससे श्रीलंका ने गहरे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की तकनीकी टेक्नोलॉजी की सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया। उनसे कहा है कि हमें ये टेक्निक सिखाइए या हमसे सीखिए, जिससे कि श्रीलंकाई लोगों के लिए रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। यानी सिखाने की बात की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी, जिसमें भारत ने सिखाया होगा ताकि वो लोगों ने अपना बिजनेस कर सकें, लोग मछली पकड़ के अपना सर्जन कर सकें, विकास कर सकें। थर्ड है संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण, जिसमें क्षेत्रीय जल से निकटता, विशेष रूप से पाक और जलडमरू और मंथार की जो खाड़ी है उसके कारण क्या होता है, इस दोनों देशों के मछुआरों के भटकने की घटनाएं आम है कि हम किस जल से पानी ले रहे थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद भी होते हैं। ऐसी स्थिति के मद्देनजर रखते दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, समुद्री सीमा रेखा को पार करने वाले मछुआरों के कारण, जो गलती से ही वो अपने देश से बाहर जाके फिशिंग करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, विवाद के उत्पन्न हो जाते हैं। विवाद उत्पन्न जिसके समाधान के लिए व्यवहारिक व्यवस्थाओं पर सहमति व्यक्त की, अर्थात उन्होंने एक दूसरे को हेल्प कराया कि हाँ, हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। श्रीलंका और भारत, श्रीलंका ने दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समुद्री संस्थान प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। यानी दोनों को एक दूसरे समुद्री संसाधन के ऊपर बात विचार करेंगे, एक ऐसी संस्था बनाने के लिए बात की गई है। इस प्राधिकरण में दोनों देशों के 7 सदस्य होंगे, 7 मेंबर्स होंगे, जिसमें नौकरशाह, शोधकर्ता और मछुआरे के संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रस्तावित जो प्राधिकरण है उससे पाक जलडमरू क्षेत्र में मछली पकड़ने को लेकर होने वाले मत्स्य संघर्ष का समाधान खोजने में मदद मिलेगी। यानी एक सहयोग के मुद्दे हो गए ना भारत और श्रीलंका के मध्य, जो कि पाक जलडमरू भारत के तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जफान जिले के बीच में स्थित है। तो इसमें जो विवाद चल रहा था उसके लिए श्रीलंका ने भारत को सपोर्ट करने की बात कही और एक ऐसे संस्थान को बनाने की मांग की जिसके अंतर्गत वो इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। फोर्थ है ऋण जाल। भारत ने चीन की ऋण जाल नीति से, ऋण लोन की वाली जो नीति है उससे श्रीलंका को बचाने के संबंध में चर्चा की। यानी श्रीलंका को उन्होंने कहा है कि आप इतना लोन मत लीजिए चीन से, क्योंकि जानते हैं चीन जो है कमज़ोर देशों को एक तरीके से अपने झांसे में ला के फिर उनमें अडेप्ट करने की कोशिश करता है, लाइक तिब्बत को जिस प्रकार से अपने अंडर में किया था उसने। तो इसलिए ऋण जाल कूटनीति का जो तात्पर्य है, चीन द्वारा विकासशील या अविकसित देशों, अफ्रीका देश या अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए धन उधार लेते हैं, वो देते हैं, जिसको लुभाने व फंसाने की रणनीति के रूप में काम करता है चीन।
5th है आतंकवाद। दोनों देशों ने अपनी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के बीच संपर्क एवं सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य किया है। जैसा लाइक हम जानते हैं भारत जो है आतंकवादी विरोधी देश है, जो कि आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता कभी भी, आतंकवाद का विरोध करता, अपोजिशन करता, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ होती है। इसलिए भारत और श्रीलंका दोनों इसके खिलाफ है और इसके लिए एजेंसी भी उन्होंने बना रखी है इससे निपटने के लिए। अब गाइस भारत व नेपाल संबंधी संबंध देखते हैं। भारत व नेपाल के बीच बहुत ही स्थिर द्विपक्षीय संबंध है। एक तरीके से देखा जाए तो इनमें समान स्थिर रहा है, स्टेबिलिटी रही है इनके रिलेशन में। यह काफ़ी हद तक सदियों पुराने संबंधों, इतिहास, संस्कृति, कल्चर, हमारे ट्रेडिशनल्स और रिलीजन्स पर भी आधारित थे। जैसा कि भारत और नेपाल के राजनीतिक संबंध जून 1947 के समय से ही चले आ रहे हैं। इसे औपचारिक मान्यता 1950 में भारत और नेपाल मैत्री संधि हस्ताक्षर पर उन्होंने फ्रेंडशिप वाली संधि पर हस्ताक्षर करा दोनों ने, इससे मिली इन्हें वैधता मिली है। इसलिए हम जानते हैं नेपाल लुम्बिनी में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से ये एक धार्मिक रिलेशन भी है इन दोनों देशों के बीच। बिना किसी प्रतिबंध के सरहदों ने इन दोनों देशों के बीच मुक्त आवाजाही को बहुत सुविधाजनक बनाया। अर्थात इन्होंने बॉर्डर पे ज़्यादा वीज़ा नीति वगैरह नहीं बनाई है, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड कंट्री है, तो यहाँ पे आवाजाही आराम से होती जाती है बहुत ही आसानी से, और बेहतर बातचीत को बनाए रखने में भी मदद की है। भारत और नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धराचुला को लिपू लेक दर्रे से जोड़ती है। यानी एक विवाद है इनमें, जिनमें एक सड़क के जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह जो क्षेत्र है नेपाल का हिस्सा है, और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य किया, अर्थात भारत को तो लगता है ये भारत का है। तो इस प्रकार से भारत और नेपाल के बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। इसमें नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन चित्र जारी किया गया। उसने न्यू अपना मानचित्र बनाया, मैप बनाया, जिसमें वो उत्तराखंड के काला पानी जो लिपुधुरा है और लिपू लेक है उसको अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है नेपाल, जबकि वो भारत के अंतर्गत है। हम जानते हैं गाइस उत्तराखंड। तो इस तरीके से विवाद जारी है। नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई संगोली संधि का जिक्र किया है। नेपाल मतलब इतने पुराने संधि का उन्होंने बताया कि नेपाल के विदेश मंत्री के अनुसार संगोली संधि जो वर्ष 1816 के तहत काली जो महाकाली नदी है उसके पूर्व के सभी क्षेत्र जिनमें उपरोक्त लिपिधुरा और कालापानी लिपू लेक शामिल हुए, ये भी नेपाल का अभिन्न अंग है। एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा संगोली की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। उल्लेखनीय कि संगोली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार नेपाल ये दावा कर रहा है अपने इतिहास का विवरण करते हुए कि वो जो उत्तराखंड के सड़क है वो हमारी है, वो रास्ता हमारा है, तो भारत को वहाँ पे सड़कें नहीं बनानी चाहिए। तो इस प्रकार नेपाल सरकार के अनुसार बीते वर्ष संगोली संधि में महाकाली नदी तथा जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए मानचित्र भिन्नता से स्पष्ट था कि भारत द्वारा इस मानचित्र में छेड़खानी की गई है, वो ऐसा दावा कर रहे हैं, जिससे इनके बीच में भी विवाद देखे गए हैं समथिंग। अब भारत और चीन संबंध देखते हैं गाइस, इनमें तो विवाद चलता ही रहता है। लाइक हम सभी जानते हैं दलाई लामा से लेकर अभी तक जो बॉर्डर पे छोटी मोटी क्या बड़ी बड़ी भी झड़पें होती चलती हैं भारत और चीन के समक्ष। तो पहली है गाइस तिब्बत और दलाई लामा। यह हम जानते हैं कि चीन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर सदैव ही काफ़ी संवेदनशील रहा है। वो अपने बॉर्डर लाइन को लेकर तिब्बत पर भी भारत की शुरुआत पक्ष में जब तिब्बत को सपोर्ट कर रहा था भारत, तो उस पर भारत द्वारा दलाई लामा को जब शरण दी गई तो वो ऐतिहासिक रूप से चीन के लिए चिंता का विषय रहा। उसने इसके ऊपर भी भारत से विवाद किया। वर्ष 1951 में भी हम देखते हैं चीन ने जो है तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था, और वह अपनी इस शक्ति को स्थापित कर लिया था उसने। पंडित नेहरू ने उस समय तिब्बत की स्वतंत्रता को पक्ष में लिया था कि हमें तिब्बत को स्वतंत्र रखना है, और चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। देखा जाए तो दलाई लामा ने जो भारत में आके उसने शरण ले ली, तो इसलिए वो जो है चीन जो है दलाई लामा को अलगाववादी मानता है, जिनका तिब्बत के ऊपर गहरा प्रभाव है, जिससे तिब्बती जो है शरणार्थियों के जो तिब्बत के लोगों ने भारत में शरण ली, उसमें पुनर्वास में भारत की भूमिका को लेकर चीन का रवैया हमेशा से आलोचनात्मक रहा है। अर्थात भारत की बुराई करता रहता है कि आपने तिब्बत को क्यों शरण दी है, तिब्बत के लोगों को क्यों शरण दे रहे हो, क्योंकि ये तो उसके अंतर्राष्ट्रीय निकायों, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय निकाय और मानवाधिकार समूह ने भारत के इस कदम की प्रशंसा की है। क्योंकि भारत ने तो एक तरीके से सपोर्ट करा जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें बचा लीजिए, हमें अपने शरण में लीजिए भारत को। दलाई लामा ने कहा भारत के प्रधानमंत्री को, तो उन्होंने रख लिया, क्योंकि भारत हम जानते हैं हेल्पिंग नेचर कंट्री है।
तो इसकी तो चीन ने तो बुराई करी, क्योंकि उसके लिए वो ऐसे दिखा रहे थे कि पंचशील के सिद्धांत का विरोध कर रहा है, आप मेरे संप्रभु राज्य के उसमें इंटरफेयर कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो। तो इस तरीके से ऐसी ऐसी बातें करके उसने चीन ने भारत की आलोचना की। परंतु वहीं अगर हम देखें दूसरी ओर, तो अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके द्वारा भारत के और मानवाधिकार वाले जो होते हैं, क्योंकि मानव की रक्षा की है भारत ने, तो उसने उसकी कदम की प्रशंसा भी की, तारीफ करी भारत की। नेक्स्ट है सीमा विवाद गाइस। भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन तथा अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद भी है, यानी अरुणाचल प्रदेश पे भी अब चीन जो अपना हस्तक्षेप दिखाता रहता है। लाइक हमने पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं यूनिट 3 में, भारत चीन के ऊपर जो पूरा लेंदी लॉन्ग क्वेश्चन है गाइज, मैं पहले आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इस बारे में हम शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, जिससे दोनों ही देशों के क्षेत्रों पर अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, और कि अक्साई चीन के पास है जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत के पास है। मई 2015 में जब प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया था, हमारे नरेंद्र मोदी ने, तो उनका एक मुख्य उद्देश्य चीन के शीर्ष नेतृत्व को वास्तविक नियंत्रण LAC जो है लाइन ऑफ जो कंट्रोल वाली लाइन है उसके स्पष्टीकरण पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करना भी था। उन्हें इनवाइट करना था कि आप आकर देखिए, ये हमारी सीमा है, ये आपकी सीमा है। तो उसे उन्होंने कंट्रोल वाली लाइन के बारे में स्पष्टीकरण दिया था भारत ने। नेक्स्ट है जल विवाद। भारत और चीन के बीच जल विवाद भी मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो इन दोनों के बीच में आती है, जो कि दोनों देशों से होकर बहती है। बीते कुछ वर्षों में कई बार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि चीन जो है वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से बांध का निर्माण करें, डैम बना रहा है चीन, ताकि वो, यदि ऐसा होता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जल की आपूर्ति अब बाधित हो सकती है। यानी यहाँ पे अगर वो डैम बना देगा तो भारत में जल नहीं पहुँच पाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का। यही दोनों पक्षों के मध्य विवाद का एक बड़ा कारण बना हुआ है। गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी चीन सागर का मुद्दा। दक्षिणी चीन सागर जो कि चीन के अंतर्गत आता है। चीन दक्षिणी सागर के मध्य 90% हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक तेल, नेचुरल ऑयल्स एंड गैसेस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। चीन जताता है कि चीन जो है उसका ताइवान और वियतनाम इस प्रटल द्वीप समूह पर अपनी दावेदारी जताता है, वो वियतनाम पर। विदित हो कि इस प्राटल और दक्षिणी चीन जो है सागर है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यह उल्लेखनीय है कि भारत जो है वियतनाम के अनुरोध पर, यानी उसके रिक्वेस्ट करने पर, दक्षिणी चीन सागर में तेल का अन्वेषण करता है, तेल वो भी यूज़ करता है। और चीन हमेशा से भारत के इस कदम की आलोचना करता रहा है, बुराई करता रहता है। अब नेक्स्ट है गाइस भारत और अफगानिस्तान के संबंध। भारत और अफगानिस्तान के संबंध बेहद मजबूत और मधुर हैं। कुछ इनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं, इनके अच्छे रिलेशन रहा है। अफगानिस्तान जितना अपने तत्कालीन पड़ोसी पाकिस्तान के निकट नहीं है, हम जानते हैं पाकिस्तान के इतने निकट नहीं है जितना कि वो भारत के निकट है हमारे, क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। पाकिस्तान और चीन की जो मित्रता है वो एक तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, जो कि बाकी सभी देशों के लिए खतरा महसूस कराता है, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए हो या भारत के लिए हो। परंतु अब गाइस हम अपने हाल ही के विवरण में देख सकते हैं किस प्रकार तालिबान के शासकों ने हमारे अफगानिस्तान को हड़प लिया, उसकी सैन्य क्षमता को कमज़ोर करके अपने राजनीतिक आधिपत्य सैनिक लोगों ने बना लिया है, जिससे कि अफगानिस्तान एक तरीके से कमज़ोर राष्ट्र बन चुका है अभी वर्तमान में। तो हम देख सकते हैं पहले का जो सीन है, ये अफगानिस्तान जितना अपने तत्कालीन पड़ोसी का नहीं था उतना भारत का नज़दीक था है। तो भारत और अफगानिस्तान में अरबों डॉलर लागत वाली कई मेगा प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुका है। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट डील करी है भारत ने, और कुछ पर अभी भी काम चल रहा है। इसके विपरीत हम देखें तो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगाता है ना। पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान पर सॉरी, जो मैंने आपको बताया अफगानिस्तान जो वो बताता है कि पाकिस्तान जो है हमारे यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान के शीर्ष नेता के समन्वय समय समय पर भारत दौरे पे आते रहते हैं, भारत पे दौरे पे आते रहते थे मीटिंग में, जिससे दोनों देश के बीच संबंधों में गर्मजोशी का पता चलता है। लेकिन समय असमय ऐसी गतिविधियां भी होती रही जो दोनों देशों के बीच संबंधों में गर्मजोशी का पता चलता है। लेकिन जो समय असमय गतिविधियां होती रहती हैं जो कि दोनों देशों के बीच जो चुनौती सी प्रतीत होती है, एक तरीके से हमें चैलेंजेस महसूस होते हैं कभी कभार। लाइक विकास मोर्चे पर भारत अफगान की जो लगातार मदद कर रहा है विकास करने पर, डेवलपमेंट करने पर,
और सुरक्षा मोर्चे पर देखा जाए तो भारत ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि सुरक्षा की ज़रूरत है उन्हें अफ़गानिस्तान को, परंतु भारत ने उसमें कदम नहीं उठाया क्योंकि वहाँ पे तालिबान शासक है, वो भारत पे भी अटैक कर सकता। तो इस पर भारत ने अमेरिकी सेना का अफ़गानिस्तान में रहना, अमेरिका की सेना वहाँ पे रह रही है, वहाँ की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अमेरिकी सेना यदि अफ़गानिस्तान से चली जाती है तो वहाँ तालिबानियों का जो प्रभुत्व है वो कायम हो जाने की आशंका है, यानी तालिबान पूरी तरीके से ही वहाँ पे अपना शासन बना लेगा। ऐसे में भारत को अपने वित्त पोषित विकास परियोजनाओं की भी चिंता होने स्वाभाविक ही है, अर्थात जो उसने अफ़गानिस्तान के साथ डीलिंग कर रखी है, पैसे से संबंधित उन्होंने मीटिंग करी, साइंस की परियोजनाओं के लिए, तो इससे भारत को चिंता बनी रहती है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर अफ़गानिस्तान की सेना कमज़ोर पड़ती है ना, उनके सोल्जर वगैरह कमज़ोर पड़ जाते हैं और तालिबान प्रभावी हो जाते हैं, तालिबान पूरी तरीके से वहाँ पर रहने लगता है, उन्हें अडेप्ट कर लेता है, तो अफ़गानिस्तान में भारत की जो सारी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तब बड़ा सवाल यह उठेगा कि अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत को अफ़गानिस्तान की सुरक्षा जिम्मेदारी संभालनी पड़ सकती है, अर्थात भारत अगर अपने वित्त पोषित परियोजनाओं को बचाना चाहता है तो उसके लिए भारत को अफ़गानिस्तान को अपने सिक्योरिटी प्रदान करनी पड़ेगी, है ना, उसे सेना भेजकर। और ये मुंसिफ रहेगा, क्या भारत चाहेगा कि एक ऐसे देश में जहाँ वह विकास परियोजना को बढ़ावा देकर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बन चुका है, वहाँ अपनी सेना भेजकर भी अफ़गान की जो आवाम के बीच किसी भी आशंका को जन्म दे? तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन ही बना हुआ है गाइस कि भारत को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है अभी असमंजस में है कि उसे अफ़गानिस्तान के साथ कैसे संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तालिबान जो इतना क्रूर नेता के रूप में वहाँ पे शासन कर चुका है, तो उससे भयभीत है पूरा देश, विश्व ही। दरअसल अफगानिस्तान दक्षिणी एशिया में भारत का अहम साथी है। दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध भी पारस्परिक रूप से मजबूत होते रहते हैं, इनके मजबूत और दोस्ताना रहे। 1980 के दशक में भारत अफगान संबंधों को एक नई पहचान मिली है गाइस, लेकिन 1990 के अफगान गृह युद्ध, जब अफगानिस्तान में गृह युद्ध हुए और वहाँ तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद से संबंधों को एक बार फिर तब तक थोड़ी बहुत मजबूती मिली है। गाइस अब निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन अपने आंसर का। तो दक्षिणी एशिया में भारत की नीति, उसकी पॉलिसीज़ और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अनुसार यह देखा गया है कि सार्क दुनिया का सबसे कम प्रदर्शन करने वाला क्षेत्रीय संगठन है। इतना ज़्यादा वो शो नहीं करता है, जबकि वो थोड़ा बहुत सहयोग तो करता है। यह मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान के प्रतिद्वंद्विता के कारण भी है कि भारत और पाकिस्तान के इसमें अच्छे ज़्यादा नेचर नहीं है, बिल्कुल सहयोग की बात होती ही नहीं है उन दोनों के बीच, क्योंकि वो दोनों एक तरीके से देखा जाए तो बिछड़ने के बाद एक तरीके से दुश्मनी राष्ट्र के रूप में व्याख्यात हैं दोनों एक दूसरे, मतलब बात हम जानते ही हैं, करंट का मुद्दा रहता ही है पाकिस्तान के साथ भारत का, जिसने सहयोग के सभी क्षेत्रों को रोक दिया है। क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्रीय जो लोकलिटी की बात की जाती है, छोटे छोटे पड़ोसी राज्यों की जब बात की जाती है, वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, जातीय समानताओं के कारण यह क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय संघ से भी अधिक फलता फूलता रहा है। यानी और यूरोपीय जो संघ है ना, उसे भी फलता फूलता कंपेरिजन किया जाता है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप का जो विभाजन हुआ, लाइक हम जानते हैं पाकिस्तान और भारत में जो विभाजन हुआ, जो कि हिस्सा अविश्वास के साथ आया था, है ना, क्योंकि अब दोनों में ट्रस्ट नहीं है, इसने प्रभावित किया इस क्षेत्रीयता को, शार्क को। वास्तव में इस क्षेत्र में असुरक्षा इतनी बढ़ गई है, ऐसा लगता है हम सब अनसेफ हैं, कि पीएमआई के गुजराल के समय में भारत की प्रारंभिक पड़ोसी नीति नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों के बिग सिंड्रोम के रूप में ही देखा गया। मतलब भारत ने केवल इन तीनों के साथ ही फ्रेंडशिप वाला नीति अपनाई, जिसके कारण वे चीन की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरीके से लग रहा है कि चीन के साथ वो फ्रेंडशिप कर रहे हैं। ये पीएम नरेंद्र मोदी की कला है, एक उनकी भी एक आर्ट है कि वो जब कोविड-19 प्रोटोकॉल के बाद अपनी पड़ोस, पहले नीति और वैक्सीन के संदर्भ में कूटनीति के साथ उन्होंने, जिसने इस क्षेत्र में भारत के संबंधों में संशोधन किया, कुछ चेंजेस किए हैं पीएम मोदी ने। उन्होंने चीन के साथ, आप देख सकते हैं, क्योंकि चीन की वजह से एक तरीके से देखा जाए तो कोरोना पूरे विश्व में फैला था, जिस कारण सभी देशवासी, सभी विश्व उसे रुष्ट है और उसे ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने अमानवीय व्यवहार करा है विश्व वालों के साथ, देशों के साथ, मनुष्यों के साथ। इसलिए भारत ने जो वैक्सीन नीति के द्वारा उसने चीन को सहायता ना देकर अमेरिका में भी अपनी वैक्सीन भेजी है और काफ़ी देशों में सहायता करी है भारत ने वैक्सीन के द्वारा, जिससे वो एक तरीके से फेमस हो चुका है इस काल में। भारत के संबंधों में संशोधन किया, चेंजेस के तालिबान बलों द्वारा भी हाल ही में फिर से
कब्जे किए जाने के बाद अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता लाने की एक और चुनौती उत्पन्न होती है ना गाइस। कोरोना काल में ये ऐसा मुद्दा सामने आया था जिसके अंतर्गत बहुत ही बड़ा क्षेत्र जो है स्थिरता की कमी, सीमा, आतंकवाद, नशीली दवाओं के व्यापार, हथियारों की होड़ को बढ़ावा देगी। जब ऐसे तालिबान शासक वहाँ पे अफगानिस्तान में रहने लगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमानवीय व्यवहार हो रहे हैं वहाँ पे, और आतंकवाद उनको बढ़ावा मिल रहा है, जो कि इस क्षेत्र के लिए भी और भी हानिकारक होगी, है ना। भारत के लिए या सभी लोकलिटी पड़ोसी देशों के लिए शार्क के मुद्दे दक्षिण एशियाई संगठन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगी। इसलिए व्यक्तिगत दुश्मनी को भुलाकर शार्क को मजबूत करने और इसे क्रियाशील बनाने का समय आ गया है कि सभी देश मिलकर आतंकवाद और बुराइयों से, मुद्दों से, विवादों से लड़ सकें। ठीक है गाइस, तो अब हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब हम टॉपिक रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में गारंटेड ही आ सकते हैं। लाइक भारत के दक्षिण एशिया देशों के साथ संबंधों को समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए, जो कि हम कर चुके हैं गाइस। इसमें हमें विवाद और सहयोग दोनों के मुद्दे बताने चाहिए थे, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण एशिया शहर के राज्यों के संबंध में विवाद का क्या संबंध होनी, विवाद लाइक जल विवाद हमने पढ़ा, सीमा विवाद, आतंकवाद, तो ये सभी विवादों को एक्सप्लेनेशन हम ऊपर दे चुके हैं गाइस। तो इसी तरीके से आपको अपने आंसर को डीलिंग करा है, शॉर्ट आंसर भी आएगा, तो इसी प्रकार हमें अपना आंसर को डील करना होगा। इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे गाइस। परिचय और कंक्लूजन लिखना मत भूलना, क्योंकि यही अपने आंसर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। आज का यूनिट 4 कंप्लीट होता है गाइस। अब मैं देखती हूँ आज और कल में जो 2 टाइम है, तो उससे पहले मैं अपनी वीडियोस बनाना चाहूँगी और उसे अपलोड भी कर दूँगी सून। नहीं तो मैं PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफ कोर्स आपको मैं सेंड कर दूँगी, प्रोवाइड करा दूँगी गाइस। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।